भारतीय इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी उजागर होना बाकी है जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल इतिहास जैसा है उसे वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। यहाँ हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं वह सत्य है या हम एक झूठ को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ उन सवालों को उठा रहे हैं जिनके उत्तर कभी संतुष्ट करने वाले नहीं रहे। जिस देश के लोग अपने इतिहास को अच्छे से नहीं जानते या जिस देश के लोग अपने इतिहास को लेकर भ्रम की स्थिति में रहते हैं, उनमें कभी भी अपने देश के प्रति वैसी भक्ति नहीं रहती जैसे होना चाहिए। उस देश में मतभेद इस स्तर तक बढ़ते हैं कि वे मतभेद और हिंसा तक फैल जाते हैं। जिस राजनीतिज्ञ को अपने देश के समाज और इतिहास की अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से वह समाज में प्रचलित धारणा और अफवाह को ही सच मानकर कार्य करेगा, जिससे समाज में असंतोष ही फैलेगा। हालांकि ये बातें सत्य ही हो यह जरूरी नहीं, लेकिन इस पर खुले दिमाग से और सभी साक्ष्य और स्रोतों के साथ विचार विमर्श किया जाए तो निश्चित ही कम से कम यह समझ तो बढ़ेगी ही कि सबसे जरूरी है वह भारतीयता जो सदियों से चली आ रही परंपरा की पोषक है। हम किसी भी धर्म जाति या समाज के हों, लेकिन हम भारतीय हैं, यह तो तय है। और जो हिस्सा भारत से अलग हो गया वह भी सदियों से भारतीय थे और हैं, ये भी तय है। वे भले ही अपने पूर्वजों के इतिहास को नष्ट करके एक नए सिद्धांत को गढ़ लें, इससे वे भी ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। स्थानीय इतिहास को नष्ट करने वाले उन विचारधारा और लोगों के गुलाम होते हैं जो उन पर लादी जाती रही है। अंततः गुलाम बनाने वाले वे लोग गुलामों के इतिहास के साथ गुलामों को भी नष्ट करने के उपाय खोज ही लेते हैं। भारत पिछले सैकड़ों सालों से गुलाम और दीनहीन रहा। इसके बारे में अब लोग जानना नहीं चाहते कि गुलामी के काल में क्या क्या हुआ, जिसके परिणाम आज तक झेल रहे हैं हम। यह सही है कि अतीत के बुरे वक्त को भुलाकर नए भविष्य को गढ़ना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि जो लोग अतीत से सीखते नहीं हैं वह अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। वर्तमान को जानकर लगता है कि हमने अतीत से कुछ सीखा नहीं है। खैर, आइए जानते हैं इतिहास का पहला झूठ। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। नमस्कार साथियों, मैं चंचल कुमार, आप देख रहे हैं मिशन भारत। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। क्या सचमुच भारत खोया हुआ था जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी? क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में ढिंढोरा पीटे कि हमने पड़ोसी के घर को खोज लिया और यह बात इतिहास भी बन जाए। सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह से करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि दाल में कुछ काला है। अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिससे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत के दूसरी और तीसरी ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग की खोज करने यूरोप का वह नाविक निकल पड़ा जिस देश के बारे में सुना तो बहुत था लेकिन कभी देखा नहीं था। इन नाविकों में से एक का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो इटली का निवासी था। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकला। कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गया और अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इसी कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कलिकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था।
20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचा और वहां के राजा से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। कालीकट में 3 महीने रहने के बाद वास्को पुर्तगाल वापस लौट गया। कालीकट अथवा कोलिकोड केरल राज्य का एक नगर और बंदरगाह था। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी और राजाओं ने कोशिश की और समय समय पर वे आए और उन्होंने भारत के केरल राज्य के लोगों को धर्म बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आने लगे। अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया। 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया और 20 साल वहां रहने के बाद वह फिर भारत वापस चला आया। 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को के नाम का एक स्मारक है। इसी जगह से उसने भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। एस्टावो डी गामा को इस अभियान का नेतृत्व के लिए चुना गया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उसका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकला था। वास्को डी गामा के बेड़े के साथ 3 दुभाषीय भी थे, जिसमें से 2 अरबी बोलने वाला और एक कई बंटू बोलियों का जानकार था। बेड़े में वे अपने साथ एक पाषाण स्तंभ भी ले गया था, जिसे पैड्राओ कहते हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी खोज और जीती गई भूमि को चिन्हित करता था। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो भारत का खोज कर सके। लोग वास्को डी गामा को भारत का खोजी कहते हैं। मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, जब ये विदेशी लोग नंगे घुमा करते थे तब भारत की संस्कृति अपने विकास के चरम पर थी। तो साथियों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया तथा आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत ध्यान से सुना, बहुत गौर से सुना। इसका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद।